नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ विश्व भूगोल पर चर्चा करेंगे। यह विश्व भूगोल का टॉपिक राज होलकर की पुस्तक पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं विश्व भूगोल में। पहले टॉपिक पे विश्व के प्रमुख औद्योगिक केंद्र। यहाँ हमें औद्योगिक केंद्र दिख रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं न्यू इंग्लैंड प्रदेश, यह यूएसए में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? यूएसए में। न्यू इंग्लैंड प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा और मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं दूसरे नंबर पर रूर या निम्न राइन प्रदेश। रूर प्रदेश या निम्न राइन प्रदेश यह यूरोप में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है रूर प्रदेश? यूरोप में। रूर प्रदेश कोयले के भंडार के लिए, राइन नदी द्वारा परिवहन की सुविधा के लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या? रूर प्रदेश। नोट में कुछ दिया गया है, राइन नदी माल परिवहन की दृष्टि से विश्व की सबसे व्यस्त नदी है। कौन सी नदी? राइन नदी। अब अगला देखते हैं तीसरे नंबर का, लॉरेंस सार प्रदेश। यह फ्रांस के नानसी के से सार तक फैला हुआ है। कहाँ से फैला है? लॉरेंस सार प्रदेश फ्रांस के नानसी से सार तक फैला हुआ है। लौह इस्पात उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। लॉरेंस सार प्रदेश फ्रांस में स्थित है। अगला देखते हैं साइलेसिया क्षेत्र। साइलेसिया क्षेत्र यह पोलैंड एवं चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र में है, जो कि यूरोप में अवस्थित है। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया यूरोप में अवस्थित हैं। साइलेसिया क्षेत्र भारी उद्योग के लिए साइलेसिया क्षेत्र प्रसिद्ध है। वस्त्र और रासायनिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है साइलेसिया क्षेत्र। वहीं पो घाटी क्षेत्र, अगला देखिए, पो घाटी क्षेत्र, यह पो घाटी क्षेत्र यूरोप में अवस्थित है। वस्त्र ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है पो घाटी क्षेत्र। वहीं अगला देखते हैं छठे नंबर का, बर्मिंघम या मिडलैंड क्षेत्र। बर्मिंघम और मिडलैंड क्षेत्र यह ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है और लोहा इस्पात उद्योग के लिए बर्मिंघम प्रसिद्ध है। लंकाशायर क्षेत्र यह भी ग्रेट ब्रिटेन में है। लंकाशायर क्षेत्र वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राद क्षेत्र यह रूस में अवस्थित है। लेनिनग्राद क्षेत्र कहाँ है? रूस में। लेनिनग्राद क्षेत्र जलयान, मशीन, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कांगटो प्रदेश जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कांगडो प्रदेश है। टोक्यो, याकोहामा और एवं कावासाकी इसके प्रमुख केंद्र है। किसके? क्वांगटो प्रदेश के। कांगटो प्रदेश में टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी प्रमुख केंद्र हैं। यह कांगटो प्रदेश लोहा इस्पात उद्योग, जहाजरानी, मशीन, वायुयान, इलेक्ट्रिक आदि उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं 10वें नंबर का, किंकी प्रदेश। किंकी प्रदेश कहाँ अवस्थित है? यह जापान में अवस्थित है। किंकी प्रदेश जापान में अवस्थित है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जलयान और वायुयान उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। वस्त्र उद्योग, जलयान और वायु उद्यान के लिए किंकी प्रदेश अवस्थित है, जो कि जापान में है। जापान में एक अगला प्रदेश है जिसे नगोया प्रदेश कहते हैं, जापान में है। वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नगोया। नगोया जापान में है। वहीं दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश चीन में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? चीन में अवस्थित है। दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश लोह इस्पात एवं धातु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्या? दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश। कैंटन प्रदेश यह भी चीन में अवस्थित है। वस्त्र उद्योग, जलयान, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए विश्व के कुछ प्रमुख औद्योगिक नगर पर चर्चा करते हैं। शिकागो यह यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है? यूएसए में स्थित है। यह लौह इस्पात और मांस के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगला डेट्राइट। डेट्राइट यह ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है और यह भी यूएसए में स्थित है। लॉस एंजल्स यह भी अमेरिका में स्थित है, फिल्म और तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया यह लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में स्थित है। पिट्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग के लिए प्रसिद्ध है। यह पिट्सबर्ग कहाँ है? यूएसए में स्थित है। बर्मिंघम यह भी लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यूएसए में स्थित है। मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का भाग है। मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। वहीं अगला है बर्टन ऑन ट्रेंट, ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बर्टन ऑन ट्रेंट ब्रिटेन का भाग है। हांगकांग चीन का भाग है। यह खिलौने के लिए प्रसिद्ध है।
चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क रूस में स्थित है, लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। अगला सेंट पीटर्सबर्ग, यह कहाँ स्थित है? यह रूस का भाग है। जलयान निर्माण ऑटोमोबाइल के लिए सेंट पीटर्सबर्ग प्रसिद्ध है। वहीं मैग्नीटो मैग्नीटोगोटस्क, यह लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्टोक रूस में स्थित है। व्लादिवोस्टोक कहाँ है? रूस में स्थित है, जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। म्यूनिख जर्मनी में है, लेंस शीशे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रूर घाटी जर्मनी में है, कोयला उपस्थित अनेक उद्योग हैं। वहीं पेरिस, पेरिस फ्रांस में स्थित है, फैशन नगरी कही जाती है, कॉस्मेटिक उद्योग हैं। वहीं कावासाकी जापान में है, लौह इस्पात जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओसाका जापान में स्थित है, सूती वस्त्र लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं नगोया, यह भी जापान में स्थित है, सूती वस्त्र और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। वहीं बाकू, बाकू अजरबैजान में स्थित है। कहाँ है? 20वें नंबर का बाकू अजरबैजान में स्थित है, यह तेल शोधन साधना के प्रसिद्ध है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान इटली में रेशमी वस्त्र के लिए उद्योग के प्रसिद्ध है। वियना ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड में स्थित है, डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रसिद्ध है, जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ग्लासगो कहाँ है? स्कॉटलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड में स्थित है, जलयान निर्माण के लिए बैंकॉक प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, सोना उत्पादन होता है यहाँ पे। किम्बरले की खाड़ी, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में है, यहाँ हीरा का खनन होता है। किसका खनन होता है? हीरा का खनन होता है। चलिए विश्व के प्रमुख घास के मैदान पर चर्चा करते हैं। प्रियरी का घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, अमेरिका और कनाडा में प्रेरी घास मैदान। लानोस घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में पाया जाता है। लानोस कहाँ पाया जाता है? वेनेजुएला और कोलंबिया में। सेल्वास अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। कैंपोस ब्राज़ील में। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना यहाँ लिखा हुआ है। सवाना अफ्रीका, सवाना अफ्रीका में, एशिया ऑस्ट्रेलिया में सवाना पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। पुस्टाज, पुस्टाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हंगरी में पाया जाता है। वहीं स्टेपीज साइबेरिया मंचूरिया में पाया जाता है, स्टेपीज। वहीं डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में, पटाना श्रीलंका में, श्रीलंका में पटाना, पैडंग मलेशिया में, पैडंग घास का मैदान मलेशिया में पाया जाता है। चलिए विश्व की प्रमुख जनजातियों पर चर्चा करते हैं। एस्किमो जनजाति ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है जहां बर्फ गिरती है। कनाडा, ग्रीनलैंड, लैपलैंड, उत्तरी साइबेरिया, टुंडा प्रदेश में पाई जाती है, निवास करती है। यह मंगोलाइट प्रजाति के लोग होते हैं। एस्किमो मंगोलाइट प्रजाति के लोग होते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय शिकार होता है, शिकारी होते हैं। या स्लेज, एस्किमो द्वारा प्रयोग की जाने वाली बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहा जाता है। इग्लू, एस्किमो द्वारा बर्फ के चट्टानों को काटकर बनाया जाने वाला घर इग्लू है। वहीं दूसरी जनजाति है किर्गिज, किर्गिज कौन सी जनजाति है? किर्गिज, यह मध्य एशिया के किर्गिस्तान प्रदेश की निवासी है। किर्गिज मूलतः पशुचारण कृषि फार्मों द्वारा स्थायी कृषि करने लगते हैं। ये पशुचारण के लिए सपरिवार ऋतु प्रवास करते हैं, सीजनल माइग्रेशन करते हैं। वहीं इनकी कुछ विशेषताएं जैसे कुमिस, दूध को सड़ाकर बनाई जाने वाली शराब को कुमिस कहते हैं, जो कि किर्गिज लोग यूज करते हैं। वहीं धूर्त, अस्थायी निवास के लिए तंबू द्वारा बनाया गया घर धूर्त कहलाता है। चलिए अगली जनजाति पर चर्चा करते हैं। बद्दू, यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण क्षेत्र में यमन, अदम, ओनाम में निवास करने वाली जनजाति है बद्दू। वहीं पिग्मी, पिग्मी कहाँ है? मध्य अफ्रीका के पश्चिम में गेबन से युगांडा के बीच निवास करते हैं पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति अफ्रीका के पश्चिम में गेबन से युगांडा के बीच निवास करते हैं। ये जलवासी होते हैं पिग्मी जनजाति, ना तो कृषि करते हैं ना पशुपालन करते हैं। ये शिकारी होते हैं पिग्मी। ये नाटे कद के निग्रेटो होते हैं, सॉरी जुकाम लग गया। ये नाटे कद के निग्रेटो होते हैं। मसाई जनजाति यह पूरी अफ्रीका के विक्टोरिया झील के आसपास कीनिया, तंजानिया, युगांडा में निवास करती है। तो मसाई मारा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के विक्टोरिया झील के पास।
कीनिया, तंजानिया और युगांडा में निवास करती है। ये गाय की पूजा करते हैं। मसाई मारा लोग गाय की पूजा करते हैं और तंत्र विद्या में विश्वास करते हैं मसाई मारा लोग। चलिए अगली जनजाति देखते हैं, बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति यह भी दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति है। कौन सी? बुशमैन जनजाति। ये शिकारी जनजाति होते हैं बुशमैन, और कीड़े मकोड़े खाना बहुत पसंद करते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहते हैं, मतलब दीमक बहुत खाते हैं, चावल की तरह यूज करते हैं। जो दीमक लकड़ियों में लग जाती हैं उनको निकाल निकाल के खाते हैं। बोअर जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बोअर जनजाति दक्षिण अफ्रीका की ऑरेंज घाटी में पाई जाती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका में बहती है, वहाँ की जो घाटी है ऑरेंज नदी है, वहाँ पर बोअर जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बोअर जनजाति। ये पशुपालन भी करते हैं और कृषि कार्य करते हैं। अगली जनजाति बोरो जनजाति। बोरो जनजाति अमेजन बेसिन, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया के सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं बोरो। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड के निवासी हैं। माओरी न्यूजीलैंड के निवासी हैं। अगली जनजाति सेमोइड्स। सेमोइड्स यह साइबेरिया के ठंडे टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है, जहाँ बहुत ठंड पड़ती है। यह मंगोलाइट प्रजाति से संबंधित है। सेमोइड्स कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में। कोसेक्स। कोसेक्स जनजाति पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा व रूस में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं? एक बार और, कोसेक्स जनजाति पोलैंड, लिथुआनिया, मस्कोवा और रूस में मिलते हैं। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं। काला सागर, कैस्पियन सागर में रहने वाली जनजाति कोसेक्स है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। कहाँ निवास करती है जुलू जनजाति? दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। चलिए अब पवनों पर चर्चा करते हैं। पवन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान चलने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवन की दिशा का निर्धारण कैसे होता है? पवन की दिशाओं का निर्धारण फेरेल के नियम के अनुसार बाइज बेलॉट नियम द्वारा निर्धारित होता है। फेरेल का नियम और बाइज बेलॉट नियम के द्वारा निर्धारित होता है। फेरेल का नियम क्या है, इसे पर चर्चा कर लेना बहुत आवश्यक है। फेरेल कहते हैं, फेरेल के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर, उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाया करती है। ऐसा कोरियालिस बल के कारण होता है। तो कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर में जो पवन होती है वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है और सदर्न हेमिस्फीयर में यह बाईं ओर मुड़ जाती है। रीजन कोरियालिस बल बताया जाता है। नोट, भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल का प्रभाव शून्य होता है, अतः भूमध्य सागर रेखा पर पवनों की दिशा में कोई विक्षेप नहीं होता है। ध्रुव पर अधिकतम विक्षेप पाया जाता है पवनों का। चलिए दूसरा बाइज बेलॉट नियम जो था उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फेरेल नियम हो गया। बाइज बेलॉट नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसकी दाईं ओर तथा निम्न दाब उसकी बाईं ओर होगा। कोई व्यक्ति उत्तरी गोलार्ध में पवन की ओर पीठ करके खड़ा हो तो उच्च दाब उसकी दाईं ओर होता है और बाईं ओर उस निम्न दाब होता है। यह बाइज बेलॉट का नियम है। पवन के प्रकार, पवन कई प्रकार के होते हैं। प्रचलित पवन जिसे भूमंडलीय पवन भी कहते हैं, मौसमी पवन जिसे सामयिक पवन भी कहते हैं, स्थानीय पवन। तो इन्हीं पवनों पर चर्चा करते हैं। प्रचलित पवन ये साल भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होने वाली पवनें हैं। साल भर निश्चित दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन्हें प्रचलित पवन, स्थानीय पवन, सनातनी पवन, भूमंडलीय पवन के रूप में जाना जाता है। प्रचलित पवन कुछ 3 प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। बहुत इंपॉर्टेंट पवन हैं, इस पर चर्चा कर लेना आवश्यक है। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, ट्रेड पवनें, यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्ध में निरंतर बहती हैं। यह उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहती हैं। अगर ये ग्लोब है तो यहाँ पर ये विषुवत रेखा है जो कि 0 डिग्री है। यहाँ पर 23-23.5 डिग्री नॉर्थ और इधर 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ से जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र
उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र उपोष्ण उच्च दाब का क्षेत्र, यहाँ से पवनें कहाँ आ रही हैं, यह विषुवत रेखा की तरफ आ रही हैं, ये देखिए दोनों तरफ से। तो ये पवनें व्यापारिक पवनें होती हैं। इसकी दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवन के नाम से जानी जाती है। इनकी दिशा है, नोट के रूप में देखिए, विषुवत रेखा के समीप ये दोनों पवनें टकराकर ऊपर उठती हैं और घनघोर संवहनी वर्षा करती हैं। तो दोनों तरफ से जो हवा आ रही हैं पवनें, घनघोर वर्षा संवहनी वर्षा होती है। नेक्स्ट वेस्टर्लीज पर चर्चा करते हैं। पछुआ पवन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र से उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ गति करती हैं। तो इसकी जो गति होती है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ गति करती हैं। इसको हम ग्लोब बना के अभी दिखाते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब है, इसके बीच में फिर से बनाते हैं। ये मान लीजिए ग्लोब है, इसके बीच में विषुवत रेखा है, यह है कर्क रेखा, यह मकर रेखा है, यह ऊपर 66.5 डिग्री, नीचे साउथ 66 डिग्री। तो यहाँ से पवन ऊपर की ओर जाती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। ये देखिए, ये 23.5 डिग्री, इधर 66.5 डिग्री, मतलब ऊपर की तरफ जाती हैं। ये किस क्षेत्र में जा रही है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब क्षेत्र की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो यह पछुआ पवनें कहलाती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इनकी दिशा रहती है। पछुआ पवनों की कुछ विशेषताएं हैं। पछुआ पवनों का सर्वाधिक विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 अक्षांश पर होता है। कहाँ होता है, 40 से 65 अक्षांश पर के मध्य होता है। कारण क्या है, स्थलीय अवरोध का अभाव। यहाँ स्थलीय अवरोध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा विकास होता है। पवनों को अक्षांश की स्थिति के आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। किन पवनों को, वेस्टर्लीज को। पछुआ पवनों को देखिए, 40 डिग्री वाली जो पवनें हैं उनको गर्जता चालीसा कहा जाता है। 50 डिग्री साउथ वाली पवनें हैं, प्रचंड प्रचासा कहा जाता है। 7 डिग्री साउथ वाली पवनें हैं, दक्षिणी गोलार्ध वाली पवनें हैं, 40 डिग्री साउथ, 50-60, चीखता साठा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ध्रुवी पवनें, ध्रुवी उच्च वायुदाब से उपध्रुवी निम्न वायुदाब की ओर बहने वाली पवनें ध्रुवी पवनें हैं। मतलब यह हमारा पृथ्वी है, यह नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल हो गया। यहाँ ध्रुवों से पवनें नीचे की ओर जब आती हैं, कहाँ आती हैं, उपध्रुवी क्षेत्रों में आती हैं। यहाँ उच्च दाब है दोनों पोलों पर, और नीचे उपध्रुवी क्षेत्र में निम्न दाब है। तो पवनें उच्च दाब से नीचे निम्न दाब पर आएंगी, यहाँ पर आएंगी, उतरेंगी। तो इन पवनों को कहा जाता है ध्रुवी पवनें कहे जाते हैं। यह बहुत ठंडी पवनें होती हैं। क्या होती हैं, ठंडे पवनें होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है। यह अत्यंत ठंडी और बर्फीली होती हैं। उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंध में जब पछुआ पवनें इन ध्रुवी पवनों से टकराती हैं तो यहाँ पर ध्रुवी वाताग्र का निर्माण होता है। ये देखिए, ठंडी पवनें भी यहाँ पर आ रही हैं वहाँ पर, और पछुआ पवनें भी आ रही हैं। तो दोनों पवनें जब मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण होता है, और इससे क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। चलिए मौसमी पवनों पर चर्चा करते हैं। मौसमी पवनें की दिशा दिन रात एवं मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। कौन कौन सी मौसमी पवनें हैं, स्थल और समुद्री पवनें, पर्वत और घाटी पवन, मानसूनी पवन। स्थल और समुद्री पवन पर चर्चा कर लेते हैं। समुद्री पवन क्या है, यह तटवर्ती क्षेत्रों में प्रभावित होती है। समुद्री पवन में जो पवन चलने की दिशा क्या होती है, दिन के समय समुद्र ठंडा रहता है, लेकिन दिन के समय स्थल का तापमान समुद्र से ज़्यादा होता है। समुद्र ठंडा रहता है, और जो स्थल है, जो हमारा स्थल मंडल है, वह गर्म हो जाता है। तो जहाँ ठंडा होगा वहाँ उच्च दाब होगा, और जहाँ गर्मी होगी वहाँ निम्न दाब होगा। तो पवन की चलने की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होगी, क्योंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पवनें चलती हैं। तो दिन के समय स्थल का तापमान समुद्री तापमान से ज़्यादा होता है।
इस कारण से स्थल पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र समुद्र पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होता है। अतः पवनों की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। याद रखिएगा, इस समुद्री समीर में पवन की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। इसके कारण तटवर्ती क्षेत्रों में दिन के तापमान में ज़्यादा उठने नहीं देती, मतलब दिन का तापमान ज़्यादा तटवर्ती क्षेत्र में बढ़ता नहीं है। समुद्री समीर का प्रयोग मछुआरे समुद्र से तट की तरफ लौटते हैं, क्योंकि पवनें समुद्र से तट की ओर आती हैं। यह समुद्री समीर का डायाग्राम है। स्थल ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन के समय और समुद्र ठंडा रहता है, और हवाएं कहाँ बहती हैं? समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। चलिए अगले स्थलीय समीर पर चर्चा करते हैं। स्थलीय समीर रात को बनते हैं। रात को क्या होता है, जो स्थल होता है, स्थल का तापमान जल्दी ठंडा हो जाता है और जल बहुत देर लगाता है ठंडा होने में। तो स्थल का तापमान ठंडा होने से स्थल में उच्च वायुदाब और जल की तरह समुद्र में निम्न वायुदाब पड़ता है। तो जो पवनें होती हैं स्थल से जल की तरफ बहती हैं। इस समय मछुआरे समुद्र की तरफ जाते हैं। स्थल से समुद्र की तरफ जाने में स्थलीय समीर का प्रयोग किया जाता है। यह रात के समय होता है। चलिए अगली पवन देखते हैं, पर्वत और घाटी समीर देखते हैं। सबसे पहले घाटी समीर देखते हैं। घाटी समीर में दिन के समय पर्वत का तापमान और विकिरण के कारण ज़्यादा हो जाता है। घाटी से तापमान ज़्यादा हो जाता है किसका? पर्वत का। क्यों? तापमान प्राप्त कर रहा है और विकिरण प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो पवनें होती हैं घाटी से पर्वत की ओर बहती हैं, क्योंकि घाटी ठंडी होती है, उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो घाटी से पवनें पर्वत की तरफ बहती हैं, इसलिए इसको घाटी समीर कहा जाता है। पर्वत समीर क्या है? रात में पर्वत से पार्थिव विकिरण का पलायन तेजी से हो जाता है, अतः पर्वत घाटी से अपेक्षाकृत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इस कारण पवन का प्रवाह पर्वत से घाटी की तरफ होता है। इस कारण इसे पर्वत समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत समीर। चलिए मानसूनी पवनें, जो कि भारत की महत्वपूर्ण विशेषता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। मानसूनी पवनों पर इनका प्रवाह भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र में होता है। गर्मी के मौसम में दक्षिण पश्चिमी मानसून का प्रभाव होता है और शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव होता है। यह भारतीय मानसून में हम लोग पढ़ेंगे। नोट, ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल, इस स्केल का उपयोग वायु की गति अथवा वेग का मापन एवं आलेखन में किया जाता है। ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग वायु की गति अथवा वेग के मापन एवं आलेखन में किया जाता है। इस ब्यूफोर्ट स्केल का आविष्कार 1805 में सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सर फ्रांसिस ब्यूफोर्ट के द्वारा किया गया था। स्थानीय पवनों पर चर्चा करते हैं। कुछ स्थानीय पवनें हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती हैं। सभी परीक्षाओं में सीनोक पवन, यह राकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर बहती हैं, गर्म और शुष्क होती हैं। राकी पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में। तो राकी पर्वत में सीनोक पवन पाई जाती हैं। सीनोक पवन की प्रवृत्ति है, यह गर्म और शुष्क है। फॉन पवन, यह आल्प्स क्षेत्र, यूरोप के आल्प्स पर्वत के उत्तरी ढाल के सारे गर्म और शुष्क पवन हैं। फॉन पवन स्विट्जरलैंड में विशेषकर बहती हैं। स्विट्जरलैंड में सुहाना मौसम हो जाता है फॉन पवनों के कारण। अंगूर की फसल के लिए फॉन पवनें प्रसिद्ध। सिराको यह इटली में भी बहती है। सहारा रेगिस्तान से उत्तरी दिशा में स्पेन इटली तक बहती है, या स्पेन से इटली तक बहती है। सिराको पवन गर्म शुष्क और धूल भरी आंधी वाली पवन है। इनका अन्य नाम सिराको का खमसिन यह मिस्र में बहती है। गिवली लीबिया में बहती है। गिवली चिली नाम है ट्यूनीशिया में बहने वाली पवन का। आइए अगली पवन देखते हैं। ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म और धूल भरी हवा है। तो ब्लैक रोलर यह उत्तरी अमेरिका में चलने वाली गर्म धूल भरी हवा है। सिमून यह अरब के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। सिमून अरब के रेगिस्तान में चलने वाली हवा है। वहीं हबूब यह उत्तरी सूडान में चलने वाली गर्म हवा है। गर्म और शुष्क हवा हबूब है, सूडान में बहती है। हरमट्टन सहारा कहाँ है? अफ्रीका में। सहारा से गिनी तट, अफ्रीका के पश्चिम तट में बहती है। हरमट्टन कहाँ बहती है? सहारा से गिनी तट तक। ब्रिकफील्डर यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म हवा है।
नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड में चलने वाली गर्म हवा है, गर्म और शुष्क हवा है। सेंटा एना कैलिफोर्निया में चलने वाली गर्म हवा है। जोंडा अर्जेंटीना उरुग्वे में चलने वाली में एंडीज मैदानों में चलने वाली हवा है। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल कहाँ है? रोन नदी की घाटी में बहती है। स्पेन फ्रांस को प्रभावित करती है, स्पेन और फ्रांस में बहती है। वहीं ठंडी और ध्रुवी हवा है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या है? यह ठंडी हवा है। अभी जितनी पवन देखी थी वो गर्म हवा थी। बोरा एड्रियाटिक सागर के पूर्वी किनारे पर चलती है। कहाँ, कौन से सागर में? बोरा एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर यह इटली यूगोस्लाविया को प्रभावित करती है। इटली में और यूगोस्लाविया में यह बहती है। शुष्क और ठंडी हवा है। यह कौन सी हवा है? बोरा शुष्क और ठंडी हवा है। ब्लिजर्ड, ब्लिजर्ड या साइबेरिया कनाडा यूएसए को प्रभावित करती है। बर्फीले कड़ों से युक्त ठंडी हवा है ब्लिजर्ड। पेम्पारो यह अर्जेंटीना चिली उरुग्वे में बहने वाली ठंडी हवा है। पेम्पारो कहाँ, कौन सी हवा है? अर्जेंटीना चिली उरुग्वे में बहने वाली ठंडी हवा है। जूरन, जूरा पर्वत स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जूरा पर्वत? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड से इटली तक चलने वाली पवन को जूरन कहते हैं। जूरन है, ठीक है। आइए जेट स्ट्रीम पर चर्चा कर लेते हैं। जेट एक उच्च तलीय संकीर्ण क्षैतिज अक्ष के सारे तीव्र गति से प्रभावित होने वाली जियोट्रॉफिक वाइंड है, जो क्षोभ सीमा के निकट प्रभावित होती है। क्षोभ सीमा सामान्यतः इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर होती है, परंतु कोर पर इसकी गति सर्वाधिक होती है, 300 से ऊपर चली जाती है। मध्य अक्षांशों जैसे कि 30 अक्षांश से 35 अक्षांश के बीच इसकी गति सर्वाधिक होती है। तो इसकी गति 30 से 35 पर इसकी सर्वाधिक होती है। इसकी जेट वायु धाराएं सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में ही मिलती हैं। क्या कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में मिलती हैं? इसका कारण यह है कि स्थलीय भाग अधिक होने से तापमान में अंतर अधिक, इससे दाब प्रवणता अधिक होती है। तो यह कारण है उत्तरी गोलार्ध में मिलने से। स्तरीय भाग उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, दक्षिण गोलार्ध में कम है, और इसमें ताप प्रवणता, तापमान में अंतर होने से दाब प्रवणता अधिक होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर सक्रिय होती है। कौन? जेट स्ट्रीम ध्रुवों के पास सक्रिय होती है, अन्य अक्षांशों में बहुत कम। जेट हवाओं का प्रवाह का पथ सीधा ना होकर सर्पिल आकार होता है। तो जेट हवाओं का प्रवाह का पथ सीधा ना होकर सर्पिल आकार का होता है अथवा विसर्पाकार होता है। यह सर्क्यूम्पोलर वायु धाराएं हैं। परिध्रुवीय सर्क्यूम्पोलर वायु धाराएं हैं। जेट वायु धाराओं को रॉसबी लहरें, रॉसबी वेव्स के नाम से जाना जाता है। तो रॉसबी वेव्स क्या है? जेट स्ट्रीम है। अच्छा, जेट स्ट्रीम के उत्पत्ति का क्या कारण है? जेट धारा पछुआ अथवा अर्ध पछुआ क्वासी वेस्टर्लीज हवाएं होती हैं, जो अपने ऊपरी वायुमंडल में उष्ण और ठंडी वायु राशियों के बीच वाताग्रीय क्षेत्र में दाब का क्षेत्रीय प्रवणता में अंतर तथा कोणीय संवेग संरक्षण के कारण आती हैं। तो इन जेट स्ट्रीम के ऊपर जो वायुमंडल में ठंडी और गर्म वायु धाराएं जब मिलती हैं तो वाताग्र बनता है। इस वाताग्र क्षेत्र में दाब का क्षेत्रीय प्रवणता में अंतर आ जाता है। एक कारण दाब का क्षेत्रीय प्रवणता में अंतर, वहीं कोणीय संवेग संरक्षण के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? जेट वायु धाराओं की उत्पत्ति होती है। दो कारण हैं, वायु दाब प्रवणता प्रेशर ग्रेडियंट, संवेग संरक्षण कोणीय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जेट धाराओं के प्रकार कई प्रकार के होते हैं। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम, वहीं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के प्रकार हैं। चलिए सब पर थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम जो ध्रुव क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में 60 अंश से ध्रुवों तक मिलती है। यह ध्रुवीय रात्रि स्ट्रीम जेट स्ट्रीम। ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम, यह इसका संबंध ध्रुवीय वाताग्रों से होता है। यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 30 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्षोभ सीमा पर मिलती है। इसकी गति 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इन्हें रॉप्सी तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉप्सी तरंगे। तो ध्रुवीय वाताग्रीय जेट स्ट्रीम कहाँ? उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है, 30 से 70 उत्तरी अक्षांश में। वहीं अगला है उपोष्ण पछुआ जेट
पवन है। कौन सी? उपोष्ण पछुआ जेट पवन है। यह 20 से 35 उत्तरी अक्षांश के बीच मिलती हैं। इनकी गति सर्वाधिक होती है। उपोष्ण की गति सबसे ज़्यादा होती है, 340 से 385 किलोमीटर इसकी गति होती है। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण विषुवत रेखीय पवनों विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापीय संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु का क्षोभ सीमा की पेटी में उत्तर पूर्व प्रवाह है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में तापीय संवहन क्रिया के कारण ऊपर उठी हुई वायु का क्षोभ सीमा पेटी में उत्तर पूर्वी प्रवाह है। नोट: भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जेट स्ट्रीम ही जिम्मेदार है। तो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने के लिए जिम्मेदार है। उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। वहीं उष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, इस जेट पवन की दिशा उत्तर पूर्व होती है। सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य इसकी उत्पत्ति उत्तरी गोलार्ध के ग्रीष्म काल में उत्पन्न होती है। भारतीय मानसून की दिशा में इसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार में होती है। नोट: भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए जेट स्ट्रीम पवनें जिम्मेदार होती हैं। जेट स्ट्रीम पवनों का थोड़ा महत्व पर चर्चा कर लेते हैं। तापमान, आर्द्रता, पवन संवेग के स्थानांतरण में जेट पवनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी? तापमान, आर्द्रता, संवेग स्थानांतरण में जेट पवनों की दिशा महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब इन धाराओं का ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण होता है तो यह धारातल पर प्रतिचक्रवाती दशाओं का निर्माण करती हैं, और जब ऊपरी वायुमंडल में अपसरण होता है तो यह चक्रवाती दशाओं व अवदाबों की उत्पत्ति करती है। जेट धाराओं के अपसरण ऊपर उड़ती हुई, अभिसरण नीचे उड़ती हुई के कारण क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के बीच हवा का मिश्रण होता है। इससे प्रदूषक तत्व समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। क्षोभ मंडल में प्रदूषण स्तर नियंत्रित रहता है। चलिए आगे चलते हैं, समुद्र विज्ञान पर चर्चा करते हैं। समुद्र विज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं। महासागरों से जुड़े कुछ तथ्यों पर चर्चा करते हैं। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। मेरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच है, जो कि कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। मेरियाना गर्त कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक। और सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। महासागरीय तापमान पर चर्चा करते हैं। महासागरीय तापमान को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? सूर्य का ताप की मात्रा, वाष्पीकरण व संघनन, ऊष्मा संतुलन। सूर्य ताप क्या करता है? स्थानीय मौसमी दशाएं होती हैं। वाष्पीकरण और संघनन में सागरीय जल का घनत्व निर्धारित होता है। वहीं सूर्य ताप की मात्रा, वाष्पीकरण, संघनन, ऊष्मा संतुलन, स्थानीय मौसमी दशाएं, सागरीय जल का घनत्व और लवणता, यह सब 6 कारक हैं जो कि महासागरीय तापमान को निर्धारित करती हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य महासागर के बारे में: महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापमान नगण्य होता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सागरीय जल का तापमान घटता है, क्योंकि ध्रुव की तरफ ठंडी पाई जाती है। सबसे अधिक तापमान स्थल भाग से घिरे सागरों का होता है। तो चारों ओर से लैंडलॉक सागर होते हैं, उनका तापमान सबसे ज़्यादा होता है। व्यापारिक पवनों के कारण उष्ण कटिबंध में महासागर के पश्चिम भाग अधिक गर्म होता है। तो महासागरों का पश्चिमी भाग अधिक गर्म होने का क्या कारण है? व्यापारिक पवन। पछुआ पवनों के कारण महासागरों का पूर्वी भाग अधिक गर्म होता है। तो पछुआ पवनों के कारण महासागर का पूर्वी भाग गर्म होता है, वहीं व्यापारिक पवनों के कारण महासागर का पश्चिमी भाग गर्म होता है। तो ये 2 कारण इंपॉर्टेंट हैं। गहराई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। अधिक गहराई में जाने पर तापमान ह्रास दर कम हो जाती है। महासागरों का तापमान उष्ण कटिबंधीय तथा ध्रुवों पर समान होता है। गहराई में महासागरों का तापमान गहराई में उष्णकटिबंधीय और ध्रुवों पर समान होता है। वहीं उच्च अक्षांशों में सागरीय तापमान व्युत्क्रम मिलता है, अर्थात सतह का तापमान कम, गहराई में अधिक है होता है। इसका कारण क्या है? स्वच्छ जल की प्राप्ति। महासागरीय लवणता पर चर्चा करते हैं। लवणता क्या है? सागरीय जल के भार उसमें घुले पदार्थों
के भार का अनुपात ही सागरीय लवणता है। सागरीय जल का भार और उसमें घुले पदार्थों का अनुपात सागरीय जल की लवणता है। सागरीय जल की लवणता प्रति 1000 ग्राम जल में घुले लवण की मात्रा के रूप में दर्शाई जाती है। पार्ट पर मिलियन कहा जाता है। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? समलवण रेखा, इसे आइसोहेलाइन कहते हैं, जो कि समान लवणता वाले स्थान को मिलाती है। सागरीय लवणता का मापन सेलिनोनेक्टर यंत्र या लवणता मापी यंत्र द्वारा किया जाता है। सेलिनोनेक्टर सागरीय जल की लवणता को मापता है। सागरीय जल में पाए जाने वाले लवण कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है 77%, मैग्नीशियम क्लोराइड 10%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%। वहीं अन्य लवण जैसे पोटेशियम हो गया, सल्फेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये सब पाए जाते हैं। महासागरों का औसत लवणता 35 पार्ट पर मिलियन होती है। 35 पार्ट पर मिलियन ये महासागर की औसत लवणता है। नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रथम है, परंतु नदियों द्वारा लाए गए लवणों में कैल्शियम की मात्रा 60% होती है। नदियों के जल में सोडियम क्लोराइड केवल 2% पाया जाता है, इसीलिए नदी का जल मीठा जल कहा जाता है। सर्वाधिक लवणता वाले क्षेत्र लेक वान झील, यह तुर्की में स्थित है। 330 पार्ट पर मिलियन इसकी लवणता है। मृत सागर 238 जॉर्डन में स्थित है। ग्रेट साल्ट लेक अमेरिका में स्थित है, 220 इसकी लवणता है। लवणता की मात्रा को निर्धारित करने वाले कारक पर चर्चा कर लेते हैं। लवणता में वृद्धि करने वाले कारक, अगर उच्च तापमान होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, वाष्पीकरण अधिक होगा तो लवणता अधिक होगी। अत्यधिक गर्म और शुष्क पवन, यह भी वाष्पीकरण का कारण बनता है, जिससे लवणता अधिक होती है। वाष्पीकरण की गति, तीव्र गति, समुद्री धाराएं और लहरें, वर्षा का अभाव, जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ का जल अधिक लवणीय होता है। नदियों द्वारा स्वच्छ जल आपूर्ति कम होना, यह लवणता में वृद्धि का कारण है। स्वच्छ और स्पष्ट आकाश, यह भी लवणता में वृद्धि का कारण है। वहीं लवणता कम होने का क्या कारण है? निम्न तापमान, ठंडी पवनें, वाष्पीकरण की गति कम होना, अत्यधिक वर्षा होना, नदी द्वारा अत्यधिक मात्रा में पानी पहुंचाना, वहाँ सागरीय धाराएं, यह सब लवणता कम करने वाले कारक हैं। लवणता का वितरण, सर्वाधिक लवणता उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं कहाँ कहाँ सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। 20 से 40 अक्षांश के बीच उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 30 अक्षांशों के बीच में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में लवणता अधिक होनी चाहिए क्योंकि वाष्पीकरण की दर अधिक होती है, किंतु इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा अधिक होने के कारण लवणता कम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर वाष्पीकरण की दर अधिक है क्योंकि तापमान अधिक है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर लवणता कम है। लवणता में भिन्नता का कारण स्वच्छ जल आपूर्ति, वर्षा की मात्रा, वाष्पीकरण की दर, सागरीय धाराएं, पवने और स्थलीय समुद्री जीव। सागरीय लवणता के स्रोत जैसे नदियाँ, पवने, सागरीय लहरें, ज्वालामुखी क्रियाएं, यह सब सागरीय लवणता के स्रोत है। महासागरीय जल धाराओं पर चर्चा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जल धाराओं की उत्पत्ति का क्या कारण है? महासागरीय जल धाराओं की क्या उत्पत्ति के क्या कारण है, यह इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का कोरियालिस बल यह जल धारा की उत्पत्ति का पहला कारण है। गुरुत्वाकर्षण, तापमान में विभिन्नता, महाद्वीपों का आकार, वायुदाब और पवने, वाष्पीकरण और वर्षा घनत्व में अंतर, यह सब कारण है जल धाराओं की उत्पत्ति का। गर्म और ठंडी जल धाराओं के बारे में समझते हैं। क्या है गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा? गर्म जल धारा, जो सागरीय जल धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, उसे गर्म जल धारा कहते हैं। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रभावित होने वाली धारा गर्म जल धारा है। प्रमुख गर्म जल धाराएं क्यूरेशिया की धारा, अलास्का की धारा, सुशीमा की धारा, अल्नीनो धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, ब्राज़ील धारा, रेनेल धारा, एंटिलीज धारा, मोजाम्बिक धारा, अगुलहास धारा और ग्रीष्मकालीन मानसून धारा। वहीं ठंडी जल धारा क्या है, इसकी परिभाषा समझते हैं और कौन कौन सी ठंडी जल धारा है इसके बारे में जानते हैं।
ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने वाली धारा ठंडी जल धारा है। वहीं जो गर्म जल धारा थी वह विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाती थी। तो ठंडी जल धाराओं की प्रमुख उदाहरण है क्यूराइल या ओशिशिवो, आयोशिवो धारा, क्यूराइल धारा ठंडी धारा, कैलिफोर्निया धारा, हम्पोल्ट पेरू की जलधारा, ओखाटस्क जलधारा, लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, बेंगोला जलधारा, फाकलैंड जलधारा, सोमाली जलधारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह और दक्षिणी हिंद धारा, ये सब धाराएं ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा गति को प्रभावित करने वाले कारण, वही उत्पत्ति के कारण कोरियालिस बल जिसे पृथ्वी का परिभ्रमण करते हैं, महासागरीय कारक जैसे तापमान, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना, यह भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण है। वहीं बाह्य कारण में वायुमंडलीय दाब, पवन, वर्षा, वाष्पीकरण, सूर्यताप और गुरुत्वाकर्षण, ये सब कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति और गति को प्रभावित करते हैं। धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक, तो तट की दिशा और आकार धाराओं में परिवर्तन लाने का कारण बनती है। नितल की स्थालक क्रिया व मौसम की में परिवर्तन, यह सब धाराओं में परिवर्तन लाने के कारक बनते हैं। वहीं जल धाराओं पर कोरियालिस प्रभाव पर चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है जलधारा पर कोरियालिस प्रभाव? उत्तरी गोलार्ध में जलधाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं कोरियालिस बल के कारण। तो उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसमें जलधाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। यह कोरियालिस बल के कारण होता है। अपवाद, हिंद महासागर के उत्तरी भाग की जलधाराओं की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा के साथ परिवर्तित होती है। तो हिंद महासागर में मानसूनी पवनों का प्रभाव पाया जाता है। महासागरीय धाराओं का महत्व समझ लेते हैं। पृथ्वी के क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को स्थापित करती है महासागरीय धाराएं। किसको स्थापित करती हैं? क्षैतिज ऊष्मा संतुलन को। ये वर्षा करवाती हैं, विशेषकर महाद्वीप के पूर्वी भागों में महासागरीय धाराएं वर्षा करवाती हैं। वहीं मरुस्थल का निर्माण में सहायक होती हैं महासागरीय धाराएं। महाद्वीपों के पश्चिम भाग में मरुस्थल का निर्माण होता है। इसकी मरुस्थल निर्माण में महासागरीय धाराओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हिमशैल खंडों के प्रवाह में महासागरीय धाराओं का बहुत योगदान रहता है। हिमशैल खंडों से जलयानों को खतरा होता है। पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन जिसे कहा जाता है, को लाती हैं। मछली उत्पादन में ये सहायक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। भारत में मानसून का निर्धारण भी करती है यह कौन सी पवनें? समुद्री धाराएं। गर्म धाराओं द्वारा ध्रुवीय क्षेत्रों में बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। गर्म जल धाराओं के कारण ध्रुवीय क्षेत्र में बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने में की संभावना होती है ये जलधाराओं की, समुद्री जलधाराओं की। सागर की लवणता और तापमान पर प्रभाव पड़ता है समुद्री जलधारा का। नोट इंपॉर्टेंट है, गर्म और जल्दी ठंडी जलधारा के मिलने से तापीय व्युत्क्रमण की स्थिति बनती है। अतः ऐसे क्षेत्रों में प्लवक का विकास मतलब फाइटोप्लैंक्टन का विकास होता है। फाइटोप्लैंक्टन को खाने के लिए मछली आती है, मछलियों की संख्या में फिर वृद्धि होती है। तो यह क्षेत्र मत्स्य उत्पादन का केंद्र बनता है। कोहरे से भरा मौसम होता है यहाँ पे। महासागर के अनुसार जलधारा है। प्रशांत महासागर की कुछ जलधाराएं हैं और अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इन पर चर्चा कर लेते हैं। प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा, क्यूरेशिया जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा जलधारा, प्रति विषुवतीय जलधारा, एलिनो जलधारा। ये सभी जलधाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। अब ठंडी जलधाराएं देखते हैं प्रशांत महासागर की। क्यूराई जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, हम्बोल्ट पेरू जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा, अंटार्कटिक जलधारा, ओखोटस्क जलधारा, ये सब जलधाराएं ठंडी जलधारा हैं प्रशांत महासागर की। अटलांटिक महासागर की जलधारा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा पर चर्चा करते हैं। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इर्मिंगम जलधारा, ब्राजील की जलधारा, रेनेल जलधारा, एंटली जलधारा, ये सब गर्म जलधारा हैं अटलांटिक महासागर की। वहीं ठंडी जलधारा लेब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, कनारी जलधारा, बेंगोला जलधारा, अंटार्कटिका प्रवाह, फॉकलैंड जलधारा, यह सब अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। चलिए हिंद महासागर की जलधाराएं देखते हैं। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय धारा, मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की धारा है।
अगुलहास जलधारा, ग्रीष्मकालीन मानसून प्रवाह, हिंद महासागर की जलधारा या गर्म जलधारा है। ठंडी जलधाराएं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, सोमाली धारा, दक्षिणी हिंद धारा, या सब ठंडी जलधाराएं हैं। चलिए आगे चलते हैं, जल डमरू मध्य और जल संधि पर चर्चा करते हैं। जल डमरू मध्य क्या है? यह दो महाद्वीपों के बीच स्थित संकरी पट्टी होती है। महाद्वीपों को आपस में जोड़ती है एवं महासागर तथा समुद्रों को अलग करती है। जैसे पनामा जलडमरू मध्य दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका को मिलाती है तथा प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है, पनामा जलडमरू मध्य। वहीं जल संधि क्या? यह महासागरों के बीच स्थित संकरी पट्टी होती है, सागरों तथा महासागरों को जोड़ती है जल संधि, तथा महाद्वीपों और द्वीपों को अलग करती है, जैसे जिब्राल्टर जल संधि। प्रमुख जल संधियां और जल डमरू मध्य पर चर्चा करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि कौन कौन सी हैं? पहला है बाब अल मंडेब। बाब अल मंडेब यह लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये देखिए यहाँ पे लाल सागर दिखाया गया है, यहाँ पे यमन देश है, अदन की खाड़ी है, तो लाल सागर को अरब अदन की खाड़ी से ये बाब अल मंडेब, ये देखिए ये क्षेत्र है, यह जल संधि है। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका की अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो जिब्राल्टर महासंधि कहाँ है? ये देखिए बीच का क्षेत्र बना हुआ है, यह अटलांटिक महासागर को, ये देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। और यह स्पेन और मोरक्को किसको अलग कर रही है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है। यूरोप का देश है स्पेन यहाँ पे, और अफ्रीका का मोरक्को देश है, अलग हो रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। जिब्राल्टर जल संधि होगी। अब अगला देखते हैं, मोजाम्बिक जल मार्ग। मोजाम्बिक चैनल क्या है? यह मेडागास्कर द्वीप को मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच स्थित मोजाम्बिक जल मार्ग है। दक्षिणी अमेरिका के में देखते हैं पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है। किससे अलग करती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से अलग करती है पनामा नहर। मतलब कैरिबियन सागर से होते हुए है जल डमरू मध्य निकलता है, पनामा नहर निकलती है, तथा उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है क्या? पनामा नहर। पनामा नहर गाटुन झील से होकर गुजरती है। किस झील से? गाटुन झील। मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि यह दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। मैगलन जल संधि दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर के बीच मैगलन जल संधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में स्थित जल संधि पर चर्चा करेंगे हम। बेरिंग जल संधि यह बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है। किस सागर से? चुकची सागर। बेरिंग सागर को बेरिंग सागर से चुकची सागर से कौन जोड़ती है? बेरिंग जल संधि। उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका को रूस से जोड़ती है, बेरिंग जल संधि। तो इतनी बातें याद रखनी है हमको बेरिंग जल संधि के बारे में। उत्तरी अमेरिका को रूस से जोड़ती है, अमेरिका को एशिया से जोड़ती है, वहीं उत्तरी अमेरिका का अलास्का का भाग है। वहीं उत्तरी प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है, बेरिंग सागर को चुकची सागर से जोड़ती है। यह है बेरिंग जल संधि। यहाँ पर चुकची सागर है और ये बेरिंग सागर है। वहीं रूस एशिया का भाग है, अलास्का उत्तर अमेरिका भाग है, इसको अलग करती है यह बेरिंग जल संधि। उत्तरी आर्कटिक महासागर से उत्तरी प्रशांत महासागर को अलग करती है बेरिंग जल संधि। डेविस जल संधि यह कहाँ स्थित है? बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच स्थित डेविस संधि है। हडसन जल संधि पर चर्चा करते हैं। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? हडसन जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि क्यूबा और अमेरिका को अलग करती है, फ्लोरिडा जल संधि। ऑस्ट्रेलिया में कुछ जल संधियाँ हैं, जैसे बास जल संधि,
यह तस्मान सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। बास जल संधि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यहाँ देखिए, यह पोर्शन है आपका बास जल संधि का, ये ऑस्ट्रेलिया है, यह तस्मानिया, तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से बास जल संधि अलग करती है। तस्मान सागर देखिए यहाँ पे है, हिंद महासागर यहाँ है, बास जल संधि इसको अलग करिए। टॉर्स जल संधि, कौन सी जल संधि है? टोर्स। टोर्स जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है। अराफुरा सागर को कोरल सागर से कौन जोड़ रही है? टोर्स जल संधि। पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है टोर्स जल संधि। ये देखिए, ये टोर्स जल संधि का भाग है, यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग कर रही है। कोरल सागर को अराफुरा सागर से अलग करती है। कौन सी जल संधि? टोर्स जल संधि। कुक जल संधि, कुक जल संधि यह तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तस्मान सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। न्यूजीलैंड को उत्तरी द्वीप को, न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से अलग करती है कुक जल संधि। यूरोप की कुल जल संधियाँ हैं। यूरोप की जल संधि इंग्लिश चैनल इंपॉर्टेंट है, यह उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है इंग्लिश चैनल। इंग्लैंड को फ्रांस से कौन अलग कर रहा है? इंग्लिश चैनल। डोवर जल संधि ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से अलग करती है। डोवर जल संधि ग्रेट ब्रिटेन को यूरोप से कौन अलग कर रहा है? डोवर जल संधि। बारफोरस जल संधि यह यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। बारफोरस जल संधि यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है। यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। बारफोरस जल संधि। एशिया में की कुछ प्रमुख जल संधियों पर चर्चा कर लेते हैं। स्वेज नहर, स्वेज नहर यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह पोर्ट सहित उत्तरी बिंदु से होकर शुरू होकर पोर्ट टैफिक इस स्वेज में तक विस्तृत है। सुंडा जल संधि यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। तो जावा सागर को हिंद महासागर से सुंडा जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि? सुंडा। मलक्का जल संधि यह अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। यह इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। मलक्का जल संधि। पाक जल संधि यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। बंगाल की खाड़ी मन्नार की खाड़ी को पाक जल संधि जोड़ती है। भारत में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी को अरब सागर को जोड़ती है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। वहीं मक्कासर जल संधि यह सीलेन सागर को जावा सागर से जोड़ती है। मक्कासर जल संधि। चलिए।